हैं वन बायोलॉजिकल सिस्टम सर्व एज न्यूट्रेंट फॉर अ सेकंड बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें जो एक सिस्टम के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे जो कल्चर सिस्टम हम करते हैं उसमें एक न्यूट्रेंट का रोल अदा करते हैं। वाटर इज़ रीयूज्ड फॉर बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन एंड रिसर्कुलेशन। इसमें हम वाटर को भी रिसर्कुलेट कर लेते हैं एज अ बायोलॉजिकल फ़िल्टर, जैसे एजोला का कल्चर करके हम बायोलॉजिकली उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लोकल फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड एक्सेस टू हेल्दी फूड एंड इन्हांस द लोकल इकोनॉमी। मतलब अगर जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोकल जो कम्युनिटी होती है उसके लिए हेल्दी फूड और ऑर्गेनिक फूड भी हम ग्रो कर सकते हैं। यूटिलाइज ऑल द इकोलॉजिकल नीचेस अवेलेबल इन द पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर जो हम नीचेस की बात करें तो मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हम उसका फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमारा बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में क्या होता है, टाइप्स में हम इसको 3 प्रकार से बेसिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि AAA एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट। मतलब हम तीनों में कर सकते हैं। अब अगर जो हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री चाइना में फर्स्ट लाइव स्टॉक फिश सिस्टम आर डॉक्यूमेंटेड है कि मतलब मिंग जो डायनेस्टी थी वहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर जो रिपोर्टेड हम बात करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो वर्ल्ड में वो चाइना है। और अगर जो हम रिटन रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें एक्वाटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन और फिश फार्मिंग के दोनों के साथ साथ मिलते हैं। FAO में टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अकॉर्डिंग एक्वाकल्चर 1976 इन कोटा जापान में हुई थी, जिसमें डिवोटेड वन ऑफ द सेशंस टू इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए FAO में टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर अगर जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, लिटिल हिस्ट्री अटेंशन हैज़ बीन पेड इन इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया फॉलो द प्रैक्टिकल मोस्टली। मतलब जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं तो उनमें एंशिएंट टाइम से मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जा रही है। जैसे हम हाउस होल्ड है, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, स्लरी है, फिर वेजिटेरियन गार्डन्स है, पॉन्ड का वाटर हम वेजिटेबल्स को क्रॉप्स को ग्रो करने में, इरिगेशन में, न्यूट्रिएंट देने में यूज़ कर सकते हैं। देन फिर इंडिया का सिनेरियो अगर जो देखें तो इंडिया प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स लाइक 322 मिलियन मीट्रिक टन्स एंड एनिमल रिड्यूस 1000 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑन द एनुअल बेसिस। और इसको सपोर्ट करने की बात करें तो 107 मिलियन कैटल्स ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। फिर 181 सीप्स एंड गोट्स, 16 मिलियन पिग्स, 150 मिलियन पोल्ट्रीज। फिर अगर जो हम बात करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के एडवांटेजेस की तो मेन एडवांटेज क्या है इसका, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कोई भी रिसोर्स है जिसको हम बेसिकली एक बार यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो वेस्ट होता है पैडी का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इनकम राउंड द ईयर। मतलब हम जब अगर जो 2-3 क्रॉप्स को इंटीग्रेटेड फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है, इनकम का जो सोर्सेस होते हैं वो हमारे ऑल ओवर मतलब पूरा ईयर जो होता है उसमें हमको इनकम मिलती रहती है। जैसे एक टाइम पे वेजिटेबल्स क्रॉप्स तैयार हो गई एंड सेकेंड टाइम इज़ फिश इज़ हार्वेस्टेड एंड थर्ड इज़ एडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज अप्रोचेस कर सकते हैं। फिर सॉल्विंग एनर्जी क्राइसिस। मतलब अगर जो हम एनर्जी की क्राइसिस की बात करें तो उसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एक एज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन। मतलब हम डिफॉरेस्टेशन को वो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम इसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता रहेगा। फिर क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, जब हम प्रोडक्टिविटी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई है क्योंकि हम पूरा साल हमें इनकम तो हमारी होती ही रहती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जब हम 1 क्रॉप करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, बट अगर जब हम 2-3 फार्मिंग एक साथ या क्रॉप्स का करते हैं इंटीग्रेशन तो उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी मिलता है और एरिया भी हमारा कम लगता है।
फिर सस्टेनेबिलिटी रहती है। एक्चुअली क्या है, इस टाइम प्रेजेंट में हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जब हम 2-3 क्रॉप्स को साथ में करते हैं तो 2-3 क्रॉप्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन से ये होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाती है एक टाइप में। फिर क्लीन एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि किसी दूसरी फार्मिंग का वेस्ट दूसरे फार्मिंग में यूज़ हो जाता है, इसलिए कि हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। अब हम बात करते हैं पैडी कम फिश कल्चर की। तो पैडी कम फिश कल्चर की बात करें तो ये ट्रेडिशनल कल्चर है इंडिया में, जो बेसिकली केरल में और वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में, जैसे केरल में पोकाली हो गया, और कर्नाटका में खजान लैंड्स हो गया, और वेस्ट बंगाल में हम भेरीज में कल्चर करते हैं। बोथ फिशेस एंड प्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद पैडी। अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पैडी फिश कल्चर में हम फिश के साथ साथ हम प्रॉन का भी कल्चर कर सकते हैं। कल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, USA, मलेशिया, फिलीपींस एंड आल्सो इन सम अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कल्चर है पैडी कम फिश कल्चर, हम इसको ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं लोग। फिश एज अ सेकेंडरी क्रॉप आफ्टर पैडी, मतलब इसमें क्या होता है, जो पैडी होती है वो फर्स्ट क्रॉप होती है, देन फिश इज़ द सेकेंडरी क्रॉप्स। मतलब हम मेन जो क्रॉप होगी वो हमारी पैडी होगी, और जो दूसरी क्रॉप अगर जो हम लेंगे वो फिश की लेंगे। अलॉन्ग विद पैडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कल्टीवेशन, मतलब पैडी के कल्टीवेशन के साथ साथ हम इसका फिश का भी कल्चर करते हैं। अ कंटिन्यूअस फिश कल्चर ट्रांसफरिंग द फिश टू सप्लाई टू स्पेशली प्रिपेयर्ड चैनल्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट ऑफ पैडी और बाई वन फील्ड्स आर ड्रेन्ड। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जो कंटिन्यूअस अगर जो हम सप्लाई चाहते हैं तो उसमें हम सीड स्टॉक करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, इससे होता है हमें कंटिन्यूअसली फिश की हार्वेस्टिंग होती रहती है। फिर क्या है, साइट एंड स्पीसीज सिलेक्शन। हम साइट का कैसे सिलेक्शन करें, तो इसमें क्या होता है, ऐसी जगह का सिलेक्शन करते हैं जिसमें 3 to 8 मंथ उसमें वाटर अवेलेबल रहता है। और फिर स्लोप ऑफ पैडी एंड लैंड कंटूर, मतलब ऐसा स्लोप होना चाहिए कि लैंड कंटूर फार्मिंग के टाइप में, कि हम पैडी अगर जो हार्वेस्ट करना चाहें तो एक टाइम पे हार्वेस्ट करने के बाद भी वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी रहे। फिर फील्ड शुड हैव स्ट्रॉन्ग डाइक्स ऑफ प्रिवेंट वाटर लीकेज एंड एस्केप ऑफ स्पेंडर ऑफ फिशेस। फिर क्या है, सैलो वाटर्स होना चाहिए। फिर टर्बिडिटी हाई होती है, उसमें जो फिशेस सर्वाइव कर जाएँ तो उन फिशेस का सिलेक्शन करना चाहिए। रिलेटिवली टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू पॉन्ड। फास्ट ग्रोथ रेट होना चाहिए, ऐसे फिशेस का सिलेक्शन करना चाहिए। फिर हम मैनेजमेंट मेजर्स की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या, कंपोस्ट कितनी हम 30 टन्स पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 120 kg पर हेक्टेयर। पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं। नो यूज्ड इन रिकमेंडेड ड्यूरिंग खरीफ, जुलाई टू दिसंबर सीजन। लेकिन अगर हम खरीफ की बात करें तो उसमें जुलाई से दिसंबर के बीच में इसको यूज़ करने की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग रबी विंटर क्रॉप्स, मतलब हम रबी में यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टॉकिंग ऑफ फिश एट रेट, मतलब जो 4000 to 6000 पर हेक्टेयर फ्राई एंड फिंगरलिंग यूज़ करते हैं, जिसमें अगर जो हम हार्वेस्टिंग की खरीफ की पैडी की बात करें तो इसमें 1200 से 2800 kg खरीफ की पैडी की हार्वेस्टिंग होती है। फिर हम बात करते हैं कॉमनली यूज्ड वैरायटी की। तो आंध्र प्रदेश में PLA2, असम में EB2, ARL, ARS, मोनोहर्सिल, हरियाणा में BR14, जयसिपा, केरला में AR61, 25B, मणिपुर में थेटा, तमिलनाडु में TNR 1 and 2, उत्तर प्रदेश में जलमग्न, वेस्ट बंगाल में जल्दी फर्स्ट। ये कॉमनली वैरायटीज़ हैं जो पैडी की ऑल ओवर इंडिया यूज होते हैं। अब टोटल प्रोडक्शन की बात कर लें तो टोटल प्रोडक्शन जो होता है पैडी का 2900 से 3600 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। और हम फिश की बात करें ना तो 900 to 1000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। फिर अब हम हॉर्टी कम फिश कल्चर की बात कर लें, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर का भी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फिश का कल्चर भी कर सकते हैं। जैसे पाउंड डाइक्स कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग वाइड वैरायटी ऑफ कार्स, मतलब हम कोई भी अगर जो क्रॉप लेना चाहें, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स क्रॉप्स इंक्लूडिंग कलीफ्लावर्स, कैबेज, बीन्स, चिली, कुकुम्बर, पम्पकिन, टोमेटो। फ्रूट क्रॉप्स जैसे गोवा, बनाना, मैंगो यूज़ कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर फिश कम कल्चर।
फिर मशरूम फिश फार्मिंग भी होती है। मशरूम का तो अलग ही क्रेज़ है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, अगर जो हम कल्टीवेशन की बात करें तो 630 टू 1715 AD में इसका कल्चर स्टार्ट हुआ था मशरूम का, और 200 स्पीसीज़ इसकी इंडिया में टोटल प्रेजेंट है। रिच इन प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। जो मशरूम होता है इसमें प्रोटीन हाई लेवल की होती है और अमीनो एसिड एंड विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स का मशरूम जो है वो कल्टिवेटेड किया जाता है इंडिया में, जैसे यूरोपियन मशरूम हो गया, वेस्टर मशरूम हो गया, स्ट्रॉ मशरूम हो गया। फिर आ गया हम कल्टीवेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ मॉइस्चर। इसको मशरूम की कल्टीवेशन की हम बात करें तो इसमें हाई डिग्री ऑफ मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राई पैडी होती है 1 to 2 सेंटीमीटर्स पर बाइट्स, उसको क्या करते हैं, सोक कर देते हैं वाटर में ओवरनाइट, फिर देन पॉलीथीन बैग्स में इसको फिल करते हैं और रूम टेम्परेचर पे 21 to 35 डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। हम इसकी स्ट्रॉ मशरूम की बात कर रहे हैं, वेस्टर मशरूम की। फिर इसमें क्या होता है, माइसीलिया ग्रो करने लगता है 11th, इसमें हम सीड मिक्स कर देते हैं। देन सीड मिक्स करने के बाद क्या होता है, स्पॉन, मशरूम के सीड को स्पॉन बोलते हैं। क्या होता है, 11 से 14 दिन के बीच में उसमें माइसीलिया ग्रो करने लगता है चारों तरफ और वाइट कलर का हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं लाइव स्टॉक फिश इंट्रीगेशन की, क्योंकि लाइव स्टॉक फिश इंट्रीगेशन में हम बेसिकली 2 कल्चर करते हैं, जिसमें डक और चिकन का पॉलीकल्चर डक एंड चिकन का हम बात करते हैं लाइव स्टॉक फिश इंट्रीगेशन में। और फिर इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स के रिक्वायर होता है लेस स्पेस एंड वाटर देन कैटल। मतलब अगर जो हम कैटल के साथ साथ कैटल और बर्ड्स में से कंपेयर करें तो दोनों बर्ड्स को रिक्वायरमेंट कम होती है कंपेरिजन टू कैटल। ईच बर्ड रिक्वायर्स 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस, पूरे ऑल ओवर 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। 500 to 600 बर्ड्स वेर फाउंड टू बी आइडियल फॉर 1 हेक्टेयर वाटर एरिया। अगर हम बात करें तो 500 से 600 बर्ड्स जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर वाटर एरिया में, अगर जो हम फ़िश के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और फिर स्टॉकिंग डेंसिटी जो फ़िश की होती है वो 7,500 नंबर्स ऑफ फिश फिंगरलिंग पर हेक्टेयर वुड बी ऑप्टिमम होती है। अगर जो हम बात करें फिर प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन जो हमारा होता है 4,500 टू 5,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। और जो 1 एडल्ट चिकन होता है वो प्रोड्यूस करता है 25 kg ऑफ कंपोस्ट पोल्ट्री मैन्योर पर ईयर। फिर हम अगर जो हम वैरायटीज़ की बात करें, अगर जो हम किस पर्पज़ से उगाना चाह रहे हैं, मतलब किस पर्पज़ से चिकन का कल्टीवेशन फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्रॉयलर मीट के लिए जिसको बॉयलर होता है उसको हम मीट के लिए यूज़ करते हैं, और लेयर्स जो होते हैं वो एग्स के लिए। तो इसकी बेसिकली क्या होती है, कौन सी वैरायटी हम चूज़ करते हैं, वाइट लेग हॉर्न, हैबर्ड, कॉब 700। और लेयर्स की हम बात करें, लेयर्स की जो एग्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, BB 300, आइसोब्राउन, लेगहॉर्न, स्टार क्रॉस, सेपर, कालिंग ब्राउन। अब ब्रॉयलर क्या होता है, 6 बैच जो होते हैं बॉयलर के वो हो जाते हैं पर ईयर, हम उसका ग्रो कर सकते हैं। देन लेयर्स जो होते हैं एग लाइन आफ्टर 2 वीक्स, जो ये होते हैं 2 वीक के बाद ये एग प्रोड्यूस करने लगते हैं। फिर हम फीड ऑफ पोल्ट्री के, तो हम फीड की, अगर जो हम बॉयलर को कैसे हम फीड करेंगे तो उसमें जो क्रस्ड वीट होता है वो 50% और 50 kg, और लेयर्स जो होते हैं उनको 44 होता है। फिर राइस ब्रान 17 एंड लेयर जो होते हैं 29, सेसम ऑयल केक 15 एंड 12, फिश मील जो यूज़ करते हैं 16 और लाइस मिट 12। साल्ट की हम बात करें तो 0.5 और 0.5 सेम होता है। विटामिन जो होते हैं 250 और 250 एंड सेम। फिर पोल्ट्री की वैरायटी है जैसे कड़कनाथ हो गया, लेगहॉर्न हो गया। फिर टोटल हम प्रोडक्शन की बात करें तो लेयर्स में क्या होता है, 90,000 एंड 1 लाख एग्स एंड अबव 1,500 kg मीट प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर। फिर बॉयलर की बात करें तो 1,500 kg मीट पर बैच एंड 5 to 6 बैच इन अ ईयर। फिर पोल्ट्री कंपोस्ट की बात करें तो 25 to 30 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर प्रोड्यूस होता है। फिर हम फिश के प्रोडक्शन की बात करें जो सेकेंडरी क्रॉप के पर करते हैं तो 3 to 4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है।
देन अब हम बात करते हैं फिश कम डक फार्मिंग। फिश कम डक फार्मिंग को हम डक को हम नेचुरल एरिएटर इन पॉन्ड इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस्ड फीड एंड फर्टिलाइजर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर फिश कल्चर बाय 50% तक की, जो 50% तक की जो कॉस्ट है हमारी, उसको ये रिड्यूस कर देता है। कीप वाटर प्लांट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट इन चेक। मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसको ये कंज्यूम कर जाते हैं। ये लूजन्स एंड पॉन्ड बॉटम एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब जो ये पहला तो जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, और सॉइल से भी। हेल्प टू एरिएट द वाटर, जैसे हम बात कर रहे थे तो नेचुरल एरिएटर्स की, तो नेचुरल एरिएटर्स की बात करें तो ये एरिएशन भी वाटर में करती है। नो एडिशनल लैंड रिक्वायर्ड फॉर डक हाउस कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें कोई एडिशनल लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे पोल्ट्री के लिए हमें एडिशनल लैंड डाइक्स पे उसको बनाना पड़ता है, इसको हम पॉन्ड्स के अंदर ही बनाते हैं। जैसे कि डक की वैरायटीज़ की बात करें तो इंडियन रनर्स हो गई, वाइट पेंकिन हो गई, मस्को हो गई। फिर हम 400 to 500 डक्स सफिशिएंट टू फर्टिलाइज अ पॉन्ड ऑफ 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पॉन्ड में हम 450 से 500 डक्स रखते हैं। फिर फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 13 to 14 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। एवरेज स्पेस कितना है, 4 डक्स पर स्क्वायर मीटर। 3 to 4 मंथ ओल्ड डक्स और स्टॉक, मतलब हम 3 से 4 महीने की जो ओल्ड डक हैं उनको ही स्टॉक करेंगे। फिर फिंगरलिंग साइज जो होना चाहिए फिश का, मोर देन 12 सेंटीमीटर शुड बी स्टॉक, वरना क्या होता है जो फिश को ही ये कंज्यूम करने लगती है, स्मॉल साइज़ की जो फिश होती है। फीड इंक्लूडिंग पोल्ट्री फीड, राइस ब्रान, मतलब फिश अगर जो हम फीड कराना चाहें तो राइस ब्रान 1:2 पोल्ट्री फीड और राइस ब्रान का कंपोजिशन दे सकते हैं पर 100 ग्राम पर बर्ड पर डे के हिसाब से। जो डक्स होती हैं वो एग प्रोड्यूस करने लगती हैं एज 24 वीक्स के बाद। फिर हम ये डक का हाउस हम देख सकते हैं कि कैसे मिडिल पॉन्ड में हम डक का हाउस बना देते हैं। इससे क्या होता है कि डक्स डायरेक्टली अपने हाउस से निकल के डायरेक्ट वाटर में जाते हैं। इससे क्या होता है, नेचुरल एरिएशन की प्रोसेस होती है। ये अगर जो हम डाइक्स पे बनाना चाहें तो इस तरीके से बन सकता है। फिर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो फिश का टोटल प्रोडक्शन होता है 4500 to 5000 kg पर ईयर। नंबर्स में बात करें तो 1,80,000 हो गया। फिर 18,000 to 18,500। मीट की हम बात करें तो 500 to 600 kg मीट हमें टोटल प्रोडक्शन मिलता है। अब हम बात करते हैं फिश कम पिग फार्मिंग की। 40 to 45 numbers of pigs would be ideal for fertilizing a pond of 1 hectare area। मतलब हम 40 से 45 नंबर्स ऑफ पिग्स अगर जो हम रखते हैं 1 हेक्टेयर के पॉन्ड पे, तो वो एक हेक्टेयर के पॉन्ड को फर्टिलाइज कर सकते हैं। वैराइटीज़ कौन कौन सी हम रख सकते हैं, यॉर्कशायर, मिडिल वाइट, यॉर्कशायर, इंडियन रनर हो गया, हम्पशायर हो गया, लैंड रेस हो गया। अब लिविंग स्पेस की बात करें तो 1 to 1.5 स्क्वायर मीटर पर पिग की एरिया की बात। अब फीडिंग की बात करें तो फीडिंग इनको 1.5 kg पर पिग पर डे के हिसाब से हमें इनको फीडिंग करें। स्लॉटर मैच्योरिटी साइज इज 60 to 70 kg इन 6 मंथ। अगर जो हम इस वैरायटी की बात करें तो ये मैच्योर हो जाती है 60 to 70 kg पर 6 मंथ एंड गिव 6 to 12 पिगलेट्स इन ईच लीटर। मतलब अगर जो हम इनकी वर्थ की बात करें तो ये 6 से 12 जो पिगलेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एक बार। और हम 40 to 45 देन एप्लीकेशन ऑफ पिग डंक डिफरेंट ऑन द डेज एंड एल्गल ब्लूम। मतलब हम जब पिग डंक यूज़ करते हैं तो एल्गल ब्लूम की सिचुएशन दिखे तो उसमें हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। पिग डंक इज़ एन एक्सीलेंट मैन्योर फॉर फिश पॉन्ड। मतलब अगर हम पिग डंक की बात करें तो ये अगर जो एल्गल ब्लूम की सिचुएशन है तब हमें पिग डंक नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर जो हम काउ डंक ये पिग डंक यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक गुड मैन्योर के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम की सिचुएशन देखने को हमको मिलती है। इंक्रीजेज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। जो ये पिग डंक होता है इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, वो पॉन्ड की इंक्रीज होने लगती है।
Then some fishes directly feed on pig excreta which contain 70% digestible food for fish. अगर जो हम बात करें इसके पिग एक्सक्रीटा, जो पिग एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उसमें क्या होता है 70% जो डाइजेस्टेबल फूड है वो फिश का अवेलेबल होता है. नो सप्लीमेंट्री फीड फॉर फिश, मतलब हम इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री फीड फिश को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ओनली डिपेंडिंग ऑन द पिग डंग. वेस्ट प्रोड्यूस्ड by 30 to 35 pigs is equivalent to 1 tons of ammonium sulfate. मतलब वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है 1 टन अमोनियम सल्फेट के बराबर 30 to 35 पिग्स प्रोड्यूस करते हैं. अब पिग फीड की बात करें कि हम पिग को फीड क्या करेंगे अमाउंट ऑफ केजी में, तो इसमें क्या राइस ब्रान जो होता है 30, राइस पॉलिश 15, वाइट ब्रान 27 kg, ब्रोंकेन मेज 10 kg, ग्राउंडनट ओल केक 10, फिश मील 4 kg, मिनरल्स मिक्सचर 3 kg, कॉमन साल्ट 1 kg. अब हम पिग हाउस की बात करें तो पिग हाउस इस टाइप में जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें रॉड आयरन की रॉड्स के अंदर इसको हम इसको पिग्स को रखते हैं. फिर ये पिग्स की वैरायटी हो गई, हैम्पशायर्स कैसे है, लैंड ड्रॉस. और अब टोटल हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिश का टोटल प्रोडक्शन 3000 to 4000 kg पर ईयर होता है, एंड पिग का 2500 to 300 kg पर ईयर होता है. फिर फिश कम गोट फार्मिंग की बात करें, फिश कम गोट फार्मिंग, गोट को क्या कहते हैं, गरीब की गाय अगर जो होती है तो उसको हम गोट को बोलते हैं पुअर मैंस काउ, मतलब जो गरीब होती है उसकी गाय, क्योंकि जो गोट होती है उसको केयर करने में ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, लोकल लेवल पे इसको एडिशनल डाइट नहीं है, हर चीज़ खा भी लेते, तो वेरी चीप देन कैटल, मतलब कैटल के कंपैरिजन में देखें तो इसको हम चीपली हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं. FCR इज़ मोर देन कैटल, जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो कंपेयर टू कैटल इसमें ज़्यादा है. कैन बी राइज्ड इन एनी क्लाइमेटिक कंडीशन, ये मतलब हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं. रिक्वायर्ड 1/5 ऑफ द डेली राशन फॉर कैटल, मतलब 1/5 अगर हम देखिए तो इतना कम राशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं कंपैरिजन टू कैटल. ह्यूज डिमांड फॉर गोट मीट बिकॉज ऑफ लो फैट कंटेंट, लो फैट कंटेंट की वजह से फिश जो जो गोट है, गोट के मीट की हाई डिमांड है. फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू डिजीज़, मतलब किसी भी डिजीज़ के कंपैरिजन में हाई रेजिस्टेंस होती है, जैसे पोल्ट्रीज़ में डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. फिर ड्रॉपिंग आर बेस्ट ऑफ बायोगैस प्लांट एंड आर द बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइज़र एज वेल, मतलब अगर जो हम इसके वेस्ट मटेरियल की बात करें, एक्सक्रीटा की बात करें, तो देन इसको हम बायोगैस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी की फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं. फिर इसमें क्या होता है 10 से 15 फीट का जो एरिया है उसमें रियर्ड करते हैं, इनक्लोज्ड एरिया होता है. फिर सैनन इज़ द फास्ट ग्रोइंग वैरायटी, अगर जो हम गोट की वैरायटी की बात करें तो सैनन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग वैरायटी है, मतलब ड्रॉपिंग ऑफ 20 गोट्स इज़ इनफ टू प्रोड्यूस गैस रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड फॉर 3 पीपल्स, मतलब अगर जो हम 3 लोगों के खाने बनाने की बात करें, खाना पकाने की बात करें, तो उसमें 20 गोट्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर जो 20 गोट्स आपके पास हैं तो आपको बायोगैस कंटिन्यू मिलती रहेगी. अब मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो नेटिव गोट्स जो हैं इंडिया की, उसमें क्या होता है 60 to 100 लीटर पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं मिल्क्स. एंड हाइब्रिड जो एक्जोटिक या हाइब्रिड गोट्स की बात करें तो वो 320 लीटर पर ईयर के हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. अब ये सैनन हो गई वैरायटी. देन इंडिया हैज़ 25% ऑफ वर्ल्ड्स गोट पॉपुलेशन, मतलब अगर जो हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो जितनी वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसकी 25% जो है इंडिया में प्रेजेंट है गोट की पॉपुलेशन. गोट का एक्सक्रीटा की बात करें तो उसमें 60% ऑर्गेनिक कार्बन, 2.7% नाइट्रोजन, 1.78% फास्फोरस एंड 2.88% पोटेशियम. 20 kg गोट डिस्चार्ज 300 to 400 ग्राम एक्सक्रीटा ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 300 से 400 ग्राम एक्सक्रीटा जो है वो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं 20 गोट्स. फॉर 1 हेक्टेयर पॉन्ड 50 to 60 गोट्स आर नीडेड, इसमें 50 से 60 गोट्स जो होती हैं 1 हेक्टेयर पॉन्ड के लिए इनफ होते हैं. लेबियो रोहिता एंड साइरेनस मृगाला ग्रो वेल व्हेन पॉन्ड इज मैन्योर्ड विद गोट एक्सक्रीटा. अगर जो हम उसमें फ़िश की वैरायटी में बात करें तो जो लोबियो रोहिता और साइरेनस मृगाला है जिसको हम नैन बोलते हैं, इन दोनों का कल्चर हम गोट से जो गोट के मैन्योर से जो
गोट के एक्सक्रीटा से मैन्योर्ड पॉन्ड है उसमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब गोट्स ब्रीड्स इन इंडिया, मतलब जो गोट्स हैं जो उनकी ब्रीड्स हैं उनकी हम बात करें तो फाइबर्स, मीट, मिल्क तीनों के लिए यूज़ होती है। तो फाइबर्स के लिए जो हिमालयन चेगू हो गया, मीट के लिए बंगाल हो गया, असम हिली गोट, डेक्कन ओस्मांडी, और मिल्क के लिए जमुनापारी, बेटल, बर्बरी, मारवाड़ी, मेहसाना, सुरती, ये वैराइटीज़ हैं, ब्रीड्स हैं जो मेनली यूज़ होती है फाइबर्स, मीट और मिल्क के लिए। अगर जो हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो फ़िश का प्रोडक्शन जो होता है 3.5 to 4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और मीट की बात करें हम 500 to 600 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। एक्सक्रीटा की बात करें तो 3 टन्स पर हेक्टेयर, और मिल्क की 60 to 100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है। देन अब हम बात करते हैं फ़िश कम कैटल फार्मिंग की लिए, मतलब पॉन्ड की डाइक्स जो होती हैं उनको मिल्क और मन्योर दोनों पर्पस से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो वेस्ट फॉडर अप्लाइड एज अ फूड फॉर फिश, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम फीड के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फिश कल्चर में। कॉस्ट ऑफ फीड एंड फर्टिलाइजर इज रिड्यूस। अगर जो हम फीड की और फर्टिलाइज़र की कॉस्ट को रिड्यूस करना था तो हम फिश कम कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। होलिस्टियन ब्रीड्स ऑफ काउ आर आइडियल, 4 to 5 काउज आर फाउंड टू बी आइडियल फॉर 1 हेक्टेयर वाटर एरिया। अगर जो होलिस्टिशियन फिजिशियन की हम बात करें, उसकी ब्रीड की फिश काउज की बात करें तो 4 से 5 काउ 1 हेक्टेयर एरिया के लिए सफिशियंट है। एडल्ट कैटल्स रिक्वायर्ड 9,000 to 11,000 kg ऑफ ग्रास इन अ ईयर। मतलब अगर हम ग्रास की बात करें तो 9,000 से 11,000 kg उनको ग्रास पूरे ईयर में चाहिए। अब हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 3,000 kg to 4,000 kg पर हेक्टेयर के पर ईयर के अकॉर्डिंग ईल्ड हमके मिलती है फ़िश की। अब कैटल वैरायटी की जैसे होलिस्टिशियन है। फिर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 3,000 to 4,000 kg पर हेक्टेयर हो गया, और मिल्क की बात करें तो 5,000 लीटर पर ईयर मिल्क का भी प्रोडक्शन होता है।